Good morning students, Assalamu alaikum. Warmly welcome to class 10A and 10B in Google class. क्या हाल है बच्चों आपका? I hope nowadays जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं all over the world it's one of the alarming situation regarding कोरोना को लेके बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड इशू है, इवन इन पाकिस्तान टू। और आप सब बच्चे चूँकि आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि इस वक्त इस इशू के बाद जब से ये हमारे यहाँ इतना हॉट सिनेरियो क्रिएट हुआ है कोरोना के रिगार्डिंग, ऑलमोस्ट तमाम जो बच्चे वो घरों पे हैं। तो अब आप लोगों के लिए हमारे स्कूल की तरफ से फैसिलिटी है, इट्स वन ऑफ द गोल्डन फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू जस्ट टू ज्वाइन दिस क्लास, कि आप इस क्लास में आएँ और पढ़ें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स के आप लोग अगर घर पे हैं, नाउ टाइम यू आर एट योर होम, सो दैट्स वाई इट्स वेरी वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑफ यू कि आप घर में बैठ के अपने लेक्चर को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें, उसको सुने, रीड आउट करें, रीडिंग करने के बाद अपने पावर पॉइंट्स को बनाएं। पाक स्टडीज़ में जैसे जो बच्चे ऑलरेडी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं वो तो यूज टू हैं इस काम से। Whenever you read your text, what about the topic, any topic, just to observe the topic, observe करें उसको देखें, उसको सर्च करें by different encyclopedias book, research through internet, through YouTube, through Wikipedia, the shortcut or form of movies. So that's why you get or gain knowledge. आपको knowledge आए। हिस्ट्री और जोग्राफी का जो कॉम्बिनेशन आपका पाक स्टडीज़ में मौजूद है, इट्स वन ऑफ द एक्सट्रीमली वेरी रिचेस्ट। अगर आप इसको गौर से पढ़ें, देखें, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग अपने फैक्ट एंड फिगर्स को, पावर पॉइंट्स को, रिसर्च को, पर्सनैलिटीज़ के सिनेरियो को, जो कुछ भी देखना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज इन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक चूँकि हमारे यहाँ पंजाब बोर्ड का पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान स्टडीज़ ग्रेड 10, ये आपका टेक्स्ट बुक का मैं टाइटल आपको दिखा रहा हूँ, पाकिस्तान स्टडीज़ ग्रेड 10। आई होप आप तमाम बच्चों ने ये बुक ले ली होगी। जिन बच्चों ने नहीं ली उन्होंने ये बुक ले लेनी है, बल्कि बिफोर टाइम ले ली होगी बहुत सारे बच्चों ने, और जिन्होंने नहीं ली उन्हें ले लेनी, इसका फ्रेश एडिशन लेना है। इस बुक के ओपन करें तो इसके टोटल 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर्स, 9 चैप्टर, क्योंकि एक चैप्टर में 2 ईयर्स बिफोर वुमेन स्टेटस का इंक्लूड किया गया। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2। हिस्ट्री ऑफ पार्ट 1 यू ऑलरेडी रीड in grade 9, history of Pakistan part 1 you already read in grade 9 about the prehistory of Pakistan during the time of subcontinent and after separation, during the time of subcontinent and after separation जो पाकिस्तान के लिए heap of issues थे, heap of problems थे हमें मिले, उनको आपने one by one read किया in grade 9. Now you are in grade 10, okay? So that's why आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख पार्ट 2। पाकिस्तान थोड़ा सा इसको ब्रीफ करते हैं कि पाकिस्तानी तारीख बड़ी इंटरेस्टिंग रही है आफ्टर सेपरेशन। इसके डिफरेंट आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ख्वाजा निज़ामुद्दीन को, लियाकत अली खान को, ओके, कायद आज़म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, डिफरेंट परसेंट का। Whenever you read about the historical personalities, it's pre-introductory history. You read about in grade 6, 7, I think in 7, not in 6. Oxford की जो social studies की बुक आप लोगों ने पढ़ी है, pre introductory about different historians and about different historical personalities. Now just you read about in detail me about the personalities, appearance, when and where they was born, when and they was born, when कब और कहाँ वो पैदा हुए, about their reforms, about their achievements, about their social, economical, religious aspects for their country, about their post, about their role, and what about the different decisions that they have taken in their tenures. आज हमारा सबसे पहले जो हमारा टेक्स्ट बुक में मेंशन टेन्योर हम पढ़ेंगे, वन ऑफ द वेल नोन पर्सनैलिटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ओके, रीड आउट करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, पर्सनैलिटी नोट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ कम इनटू एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इन योर एग्ज़ाम। ये बहुत सारे बच्चों के माइंड में बात होती है कि शायद हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं तो हम क्रैम कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, एक्सरसाइज को पढ़ लें तो आपकी तैयारी हो जाती है। ऐसा नहीं होता। टेक्स्ट बुक इज़ बेसिकली बेस्ड in detail, okay, in detail, and please make sure to prepare your MCQs, multiple choice answer, your timeline fact, your fact and figure, and most important, what the personality note must come in exam.
सो दैट्स वाई ये कह देना कि जी पेपर में टेक्स्ट बेस जो एक्सरसाइजेज हैं वही आती हैं, वाइल रीडिंग में से कुछ नहीं आता, ये गलत है। सो दैट्स वाई जब आपको पढ़ाया जाए, जहाँ जहाँ मैं आपके फैक्ट एंड फाइल्स को अंडरलाइन करवाऊँ, underline, I use the term underline, and one most important thing, you just only use your highlighter. If you didn't have highlighter, then only use your lead pencil. अगर आपके पास highlighter नहीं है, फिर आपने lead pencil यूज़ करनी है, और जहाँ जहाँ मार्क लाइन आपको लगवाया जाए, just please underline it. And most important, one more thing, खास करके टाइमलाइन फैक्ट जब आपको पढ़ाया जाए, आपने पढ़ने के बाद अपने रफ रजिस्टर पे just एक नैरो लाइन ऑफ रजिस्टर विदाउट रिंग बैग नहीं लेना जिसके वो रिंग होते हैं, सिंपल आपने नैरो लाइन रजिस्टर लेना है, ठीक है, और उस पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करके डेट, डे, टॉपिक, पावर पॉइंट 1 2 3 4 और एरो सिंबल, इफ यू नॉट वांट टू राइट अ नंबरिंग जस्ट मेक श्योर द सिंबल और मेक श्योर टू राइट अ बबल। आपको पता है कि जब पावर पॉइंट्स बनाए जाते हैं तो उसके अंदर हम लोग या तो डॉट्स यूज़ कर लेते हैं, अगर आपका मूड डॉट यूज़ करने का नहीं तो एरो साइन कर लें, जस्ट नंबर वाइज कर फिर नंबरिंग इसके रिफॉर्म्स जो हैं 1 बाय 1 हमें क्लियर हो जाते हैं। इस शेड्यूल में क्या हुआ, फर्दर डिसीजन क्या था, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट प्लान, व्हाट अबाउट इन फ्यूचर, व्हाट अबाउट एट द एंड। Okay, we read about the Zulfikar al-Bhutto. Before I just read the lesson, I just tell you about this question as a short question about the personality note which come in the short weighted form 2 by 2 or a 4, 2 by 2 or a 4. Okay, marking scheme is same as in 9th, जैसे 9th का पैटर्न है आपका MCQ, short question 1 portion, short question 2 portion, and then the day. Are we talking about the short part? Okay, who was Zulfikar al-Bhutto? It's a short introductory part, just to be read this question, then write on a drafting pad or a sticky note pad अगर आपकी इसकी लेंथ लंबी है वो रीड कर लें, और आपकी पर्सनैलिटी का क्वेश्चन का जो ये पार्ट है चाहे उसको ड्राफ्टिंग पैड पर लिख लें, ड्राफ्टिंग पैड के पेज पे लिख के आपने अपने टेक्स्ट बुक पे इधर पेस्ट कर दें, ताकि जब आप लोगों को जब भी एग्जाम की असेसमेंट की तैयारी करनी हो तो आप अपने टेक्स्ट बुक को ओपन करें तो आपको क्वेश्चन क्विक रिस्पॉन्स याद हो जाए। ओके, आई रीड दिस क्वेश्चन। Zulfikar al-Bhutto, Mr. Zulfikar al-Bhutto is tenure start from 20 December 1971 to 5 July 1977. It's most important fact and figure in point. 20 December 1971 to 5 July 1977. It's the time start for his region जब वो आए, जो मतलब कि भुट्टो साहब ने जब बीइंग एज अवेयरनेस अपना स्टार्ट किया, पाकिस्तान की बात दौड़ उनके पास आई, उनके पास हुक्मरानी आई। That will start from 20 December from 1971 to 5th July 1977. Okay, who was Zulfikar al-Bhutto? Zulfikar al-Bhutto is the birth, date of birth 1928 to 1979. यानी the death time after 77 तक उनका टेन्योर था। उसके बाद आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, उन पे ट्रायल उन पे बना, जो भी उनका केस आया, तो इस वजह से उनका डेथ जो मतलब कि डेथ यूनिवर्सिटी 1979 बिलोंग टू अ लैंडलॉर्ड फैमिली। उनका ताल्लुक एक बहुत ही लैंडलॉर्ड खानदान से था। लैंडलॉर्ड कहते जमींदार फैमिली को, फ्रॉम सिंध मतलब, और जो पोलिटिकल उनका फैमिली बैकग्राउंड था इट्स टोटली पोलिटिकल। यानी अगर हम देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो ताल्लुक है वो लैंडलॉर्ड फैमिली से था, यानी कि उनकी जो आबाओ अजदाद थे या खुद वो जो थे वो सिंध में, यानी कि इनके आबी मौजूदा आबी इस वक्त अगर देखें तो सिंध में लाड़काना, गढ़ी खुदा बख्श, ये वो जगह हैं जहाँ के ये लोग लैंडलॉर्ड हैं, जहाँ इनकी पोलिटिकल फैमिलीज़ के पूरा एक बैकग्राउंड है, जो इनके रिलेटिव्स रहते हैं, जो इनके कह सकते हैं बिलव्ड पीपल वहाँ पे रहते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी फैमिली को, इनको। तो दैट्स व्हाई लैंडलॉर्ड फैमिली एंड पोलिटिकल फैमिली ऑफ सिंध, फ्रॉम सिंध। ही हैड सर्व पाकिस्तान एज, क्योंकि ज़ाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर इंसान बनता है कि डिफरेंट पोस्ट पे इन पाकिस्तान, इन डिफरेंट कंट्रीज टू प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वटेवर सो, उस सीट तक आने से पहले वो डिफरेंट पोस्ट पे, द डिफरेंट पोस्ट इन पाकिस्तानी गवर्नमेंट वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने अपने डिपार्टमेंट को वो लीड करते हैं विद इन 2, 3, 4, 5 ईयर्स, जैसे कि 5 ईयर्स का टेन्योर हमारे यहाँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट का होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो अपना जो पाकिस्तान में लीगल सर्विस अपना दिया, खिदमत की,
He had served Pakistan as Minister of Commerce in 1958, 1958, Foreign Minister in 1963 to 1966. It's a tenure. Then President, it was Sadr रहे, President Sadr को कहते हैं. Then Prime Minister बतौर वज़ीर आज़म from 1971 to 1977. It means that कि हमने ये जो उनका रोल है 1971 5 जुलाई 1977 ये मेंशन है. इस टेन्योर को हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा, लेकिन उस टेन्योर से पहले उनके क्या रोल थे, ठीक है. आई जस्ट राइट ऑन दिस व्हाइट बोर्ड. ओके, आपके पास ये ग्रुप में भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा. आपने इसी फॉर्मेट को लिख के ड्राफ्टिंग पैड पे अपनी टेक्स्ट बुक पे पेस्ट कर. ओके, व्हाट अबाउट हिज एजुकेशन? ही वाज लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम कैलिफोर्निया एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज. ये दो हमारे यहाँ वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईली वेल एजुकेटेड लोग वहाँ से एजुकेशन हासिल करते हैं. ये दो यूनिवर्सिटीज़ थी, कैलिफोर्निया एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़. He became famous due to his strong criticism of India. उन्होंने अपने टेन्योर में इंडिया पे, India is our neighboring country and there are so many heap of issues, heap of problems with India. So that's why criticism कहते हैं तनकीद को. उन्होंने इंडिया के साथ हमारे जो भी इश्यूज थे उस पॉइंट को उसको बहुत दफ़ा पार्लियामेंट में उठाया, न्यूज़पेपर्स में आता रहा. डिफरेंट जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं वो उस क्रिटिसिज्म को हाईलाइट करते रहे. एंड इज सपोर्टर ऑफ द पुअर. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, ही वाज अ सपोर्टर ऑफ पुअर कम्युनिटी को सपोर्ट कर. अगर हम डॉक्टर साहब के टेन्योर को जब पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे मतलब ये देखने को मिलेंगे, इंसिडेंट्स आप पढ़ेंगे देखेंगे जिसमें उन्होंने पुअर कम्युनिटी को स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किया. लाइक फार्मर्स को, लेबर कम्युनिटी को, ओके, टीचर्स को जो मतलब हमारे यहाँ मौलम हैं, उस्ताद हैं, इनको. और इसके अलावा जो हमारे यहाँ वो लोग जो कोई काम नहीं कर सकते थे, डिसेबल्ड पीपल थे, उनके लिए डॉक्टर साहब ने बहुत किया. इसीलिए जो गरीब तबका है, खास करके जो पुअर कम्युनिटी है, वो उनसे बहुत इन टच है. उनके डिफरेंट अगर आप उनके स्पीचेस को देखें तो उनमें स्पेशली जो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ रिलेटेड ओनली फॉर पुअर कम्युनिटी. उनके अगर हम स्लोगन्स को देखें, रोटी, कपड़ा और मकान, ये डॉक्टर साहब के डिफरेंट जो उनकी स्पीचेस होती थी उनका एक स्लोगन था, ठीक है. फिर उन्होंने जैसे एटॉमिक एनर्जी जो है उसके लिए जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो उन्होंने कहा घास खा लेंगे, पानी पी लेंगे, लेकिन हम लोग एटमी तवानाई जो है, एटॉमिक एनर्जी हमारी जो है, उसमें हम लोग किसी भी किस्म का जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. हम एटमी कुव्वत बन के दिखाएंगे. एटॉमिक फोर्स के लिए उन्होंने बड़ा काम किया. विद द बेस्ट ऑफ टाइम जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको ये पावर पॉइंट्स के साथ साथ क्लियर होता जाएगा. सपोर्टर ऑफ द पुअर इन 1967. प्लीज मेक श्योर to write the timeline fact very carefully. 1967, Bhutto said Pakistan People's Party. This is the time when he arranged his own party, and the party name is PPP, short abbreviation, Pakistan People's Party. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनका स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, लाइक PML एंड पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये 3 पार्टीज़ हैं. मतलब इसके अलावा भी हैं डिफरेंट, लेकिन ये 3 पार्टीज़ हैं जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन जो है इस वक्त हमारी कैबिनेट में है. उनके जो डिफरेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, दे परफॉर्म अ डिफरेंट रोल ऑन डिफरेंट एरियाज, ऑन डिफरेंट प्लेसेस, ऑन डिफरेंट यू कैन से different assignments are given to them, their ministers. Okay, they are doing their different duties. Next, he was removed from power. उनका जो ये था मतलब कि हुकूमत थी, उनका जो तख्ता था उससे उलट दिया गया, हटा दिया. इन मिलिट्री गवर्नमेंट कि आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट्स जो हमारी खास करके जो मिलिट्री है, गवर्नमेंट का मिलिट्री के साथ क्या इशू होता है, जिस वजह से मिलिट्री का अपना कह सकते हैं कि उसमें जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको रिमूव करने में बड़ा हाथ होता है. और जब वो उनको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं उसको अपने ओहदे से, उसके बाद डिफरेंट ट्रायल शुरू हो जाते हैं. डिफरेंट ट्रायल उनके ऊपर केसेस बनते हैं, जिसको आगे लीड किया जाता है, अदालतों में जाकर उसको फेस किया जाता है. बट ये सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट. He was tried in a murder case. इन पे एक
केस बना, मर्डर केस का बना, ओके, इसका बना ये हम आफ्टर फैक्ट डिस्कस करेंगे। एंड वाज एक्सक्यूटेड इन 1979 in Rawalpindi jail. In Rawalpindi jail. Okay, it's a short introduction about Mr. Zulfikar Ali Bhutto. Now we come to the text. I read the text very carefully and underline please most important point. Zulfikar Ali Bhutto took over the office of President of Pakistan, being as a President of Pakistan, okay, as well as a Chief Martial Law Administrator too. यानी कि इनको Chief Martial Law Administrator भी कहा जाता है. Please underline these both of line. On 20 December 1971. 20 December 1971. Okay, underline this too. He was the first civilian chief martial law administrator of the country. First person in Pakistan, okay, a civilian chief martial law administrator of the country. To create a new spirit in the nation, enable them to face the challenging conditions and to make people aware of his policies. जब इन्होंने ये चार्ज लिया बीइंग एज ए प्रेसिडेंट, तो इन्होंने अवेयरनेस सबसे पहले दी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को. तो कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज इन्होंने डिलीवर किया, डिफरेंट थ्रू पॉलिसीज. ज़ाहिर है जब कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपने अपने रोल को परफॉर्म करते हैं, दे जस्ट प्रिपेयर, दे जस्ट क्रिएट दे डिफरेंट पॉलिसीज, दे डिफरेंट रिफॉर्म्स, उनके डिफरेंट इस्लाहात होती हैं, डिफरेंट उनके काम होते हैं. अगर आप अर्ली क्लासेस में जाएँ, आप लोगों ने ग्रेड 6 में 7 में डिफरेंट लॉर्ड्स को पढ़ा होगा, वाइसरायज के रोल को पढ़ा होगा, गवर्नर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को. सो दैट्स वाई हर एक जो काम करने वाला होता है ना, उसका अपना एक माइंड होता है और उस माइंड के साथ उनके पास कुछ पॉलिसीज होती हैं जिस पर उन्होंने काम करना होता है. सो दैट्स वाई भुट्टो साहब ने अपने टेन्योर में अपनी पॉलिसीज़ को और टर्म्स एंड कंडीशंस को कैसे इंट्रोड्यूस किया. ही मेड हिज फर्स्ट स्पीच, प्लीज अंडरलाइन, ही मेड हिज फर्स्ट स्पीच. आपने अपनी पहली तकरीर की. भुट्टो साहब की तकरीर जो होती, अगर आप देखना चाहें यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनमें आप उनको देखें. बिकॉज ही वॉज दैट टाइम यंग, और इस वजह से कह सकते हैं यंग जो पॉलिटिशियंस होते हैं, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं, उनमें एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है अपनी स्पीच के अंदर एक ऑडियंस को, आवाम को स्टिल बाउंड करने के लिए. उनके पास एक अल्फाज का, जिसे कह सकते हैं ना कि स्पीच करते हुए स्पॉन्टेनियसली बोलना. तो भुट्टो साहब में एक जोश था, एक वलवला था जो अपनी स्पीचेस में उनके नज़र भी आता था. To create a new spirit in the nation, enable them to face the challenging condition and to make people aware of his policies. He made his first speech the same day, which gave new determination and zeal to the morale of Pakistani people. He said, please underline the statement, he said the country is facing a serious crisis. That time Pakistan is really was facing a serious crisis. I have taken over at a time when the history of Pakistan has reached its turning point. जब चुके इन्होंने बीइंग एज चार्ज लिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तो पाकिस्तान एक शदीद, जिसे कह सकते हैं, क्रिटिज़म का शिकार था. हमारे पास सीरियस प्रॉब्लम थी क्योंकि बांग्लादेश कंट्री जो था, हमारा जो लेफ्ट आर्म हमारा बांग्ला था, वो हमसे अलग हो चुका था. वो स्ट्रेटजी भी आपको पढ़ने को मिलेगी, क्यों अलग हुआ, उसमें क्या रोल था, क्या नेगेटिव उसके एसेप्ट्स थे जिस वजह से वो अलग हुआ. सो दैट्स वाई बांग्ला हमसे अलग हुआ, एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बना बांग्लादेश. और उसके बाद पाकिस्तान पे जो बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स हम पे बन रहे थे, हमारे जो अदर नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ से था, हमारे मुल्की हालात क्या थे, उन सब चीज़ों को एक इंडिविजुअल इकट्ठा करके आई हैव टेकन ओवर, वो कहते हैं जब मैंने चार्ज लिया एट अ टाइम, उस वक्त व्हेन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हैज़ रीच्ड इट्स टर्निंग पॉइंट. एक पाकिस्तान की तारीख बिल्कुल नए मोड में तब्दील हो रही थी, वो चेंज हो रही थी. इसका टोटल सिनेरियो जो है वो चेंज हो रहा था उस वक्त की. अगर हम लोग बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने अंडरलाइन करना है, और अगर आप इसको स्टिल देखना चाहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज स्टिल शूट ऑन यूट्यूब, आप देख सकते हैं. ओके, आई हैव टू बिल्ड अ न्यू एंड प्रोग्रेसिव पाकिस्तान विच द कायदाज एंड ड्रीम्ड. जिसके बाद मैं एक ऐसा पाकिस्तान जो है लेविश पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ, तरक्की याफ्ता बनाना चाहता हूँ, जिसका ख्वाब हमारे कायद
आज़म ने देखा था। इट इज़ माई बिलीव, ये मेरा यकीन है, दैट इट वॉज डेफिनेटली टू डन। दिस इज द स्टेटमेंट, प्लीज अंडरलाइन इट, एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन एवर यू वांट टू राइट द क्वेश्चन अबाउट द जुल्फ़िकार अली भुट्टो, देन राइट द स्टेटमेंट बाय यूजिंग द ब्लू marker. This statement must be prominent with the help of blue marker, not black marker. Okay, now we read about the main aspects of the economic reform during the 1997 to 1977. अब माइशत के इस वक्त जो माशी जो हमारे मतलब के जो रिफॉर्म्स थे, उनके क्या एसेप्स थे, जो क्या काम किया भुट्टो साहब ने, इस टेन्योर को हमने रीड करना है 1971 to 7. Please make sure the timeline fact very carefully and underline these all facts and figures with the help of your highlighter or a red pencil. नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये मैं पहले बता दूँ, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, हम जब मतलब सब कंटिनेंट के बाद अलग हुए, तो एक प्रॉपर्टी का वेस्ट वे जो हमारे पास यहाँ पर आया, स्पेशली लैंड्स हमारे पास हैं। बहुत सारे लोगों ने जो हमारे साथ हमारे मूव करके इधर पाकिस्तान आए, मुस्लिम ब्रदर्स हमारे साथ आए, मुस्लिम भाई हमारे साथ आए, तो उनकी जो अपनी पर्सनल ओन प्रॉपर्टीज़ थी, दे आर इन इंडिया। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूँ, इंडिया उनका जो पर्सनल जो रिसोर्स है, पर्सनल प्रॉपर्टीज़ थी, जो कह सकते हैं, दे आर इन इंडिया। व्हेन दे मूव्ड और माइग्रेटेड इन पाकिस्तान, दे क्लेम होता था, क्लेम अपना जमा करवाना पड़ता था, उसका एक रूल होता था कि क्लेम जो था वो लिखा जाता था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको पुट किया जाता था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसी क्लेम को इंडिया पुट करती थी, इंडियन गवर्नमेंट को मतलब भेजा जाता था, उसको वेरीफाई किया जाता था कि फ़लाँ नाम का आदमी है, उसकी इस जगह इतनी प्रॉपर्टी है, इतना लैंड है, तो उसके आल्टरनेट जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी वो उसको हमारे मुल्क में रहते हुए फैसिलिटेट किया जाता था, उनको प्रॉपर्टी दी जाती थी, घर दिया जाता था, शॉप थी, कुछ भी जो भी था जिसके वो मालिक होते थे। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया। जैसे जब हम यहाँ आए, मतलब हमारे फोर फादर्स यहाँ पर आए, तो उनमें कई लोग ऐसे थे, उन्होंने जिसे कह सकते हैं अनफेयर मीन्स को यूज़ करते हुए ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, ये जी हमारी ज़मीनें हैं, क्योंकि उस वक्त मैनुअल होता था, ये पटवारी सिस्टम जिसको कहते हैं, तो उस हिसाब से बहुत सारे लोगों ने ज़मीनों पे कब्जा भी कर लिया। लेकिन वट अबाउट द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, की इंडस्ट्रीज़ जो थी, खास करके जो सनतें थी, ये गवर्नमेंट की तहरीर में आई, इनको गवर्नमेंट जो थी, इन्होंने इन पर अपना जिसे कह सकते हैं कि आकर चार्ज संभाला, उसको कैप्चर किया। जैसे इस वक्त देखिए, नाउ डेज विद इन 2 और 3 डेज आपने देखा होगा कि स्टील मिल जो है, आप पढ़ेंगे स्टील मिल इनके टेन्योर में जो थी नेशनलाइज हुई थी, तो उसके जो तमाम मुलाजमीन हैं उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। वाई दे डिसमिस फ्रॉम देयर जॉब, उसकी डिफरेंट रीज़न है टीवी पे आजकल। हमेशा याद रखें कि आप लोग अगर खास करके आप बच्चे जो हैं, जस्ट टेक योर कीन इंटरेस्ट इन योर रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्पेशली इन इंसाइक्लोपीडिया टू। अच्छा, अगर आप लोग अपना नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो न्यूज़ चैनल्स, अच्छे न्यूज़ चैनल्स को आप लोग डेली देखें, उनमें बहुत अच्छी आप लोगों के लिए करंट मीडिया स्पेशली जो है आपको लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया प्रोवाइड्स फॉर यू वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी। उसके लिए आप इसको देखें, टीवी पे बहुत अच्छी आपको न्यूज़ दिखाई जाती हैं, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, उनसे आप लोगों का इंसाइक्लोपीडिया स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर इन चीज़ों को आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे बनी, या अगर हम देखें इस वक्त, अगर मैंने आपको मिसाल दी है कि इंडस्ट्रीज़ का जो हमारे यहाँ क्राइसिस आया है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, तो इमरान खान ने और उनकी कैबिनेट ने उसके तमाम जो मुलाजमीन हैं उनको डिसमिस कर दिया, उनके डिफरेंट इशूज़ हैं, लेकिन वो यही इंडस्ट्री जो स्टील इंडस्ट्री है, इनके टेन्योर में नेशनलाइज हुई। बाय 1971, प्लीज अंडरलाइन, 60% of the country's industrial assets and 80% of the insurance business इंश्योर भी किया जाता है। ये आपको पता है, कई आप में से बच्चे जो 10th क्लास में, इनके पेरेंट्स जो इनके मतलब फादर हैं, उनकी प्रॉपर्टी है या उनका कोई बिजनेस होगा, वो इंश्योर होता है, उसको इंश्योरेंस कहा जाता है। उसके इंश्योरेंस का उनका बाकायदा कह सकते हैं कि हर साल उन्हें पे करना पड़ता है, और वो उसके बाकायदा कह सकते हैं कि जो उनके जो फादर हैं, किसी भी अगर आप लोगों के पास प्रॉपर्टी है, जैसे कार की इंश्योरेंस करवाई जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, लोग लीज पे लेते हैं या वैसे पर्सनल लेते हैं, तो उसकी इंश्योरेंस का हिस्सा बिजनेस का इंश्योर होता था, पर ओन बाय 22 फैमिलीज, प्लीज अंडरलाइन 22 फैमिली। उस वक्त क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे,
और जो फैमिलीज़ उस वक़्त की मशहूर व मरूफ फैमिलीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान में देखें जेके हमारे फैसलाबाद में जेके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, इब्राहिम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, सतारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, एमए ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल, इसी तरह जो दूसरी इंक्लूडेड इसमें मतलब कि वेल रिनोन जो फैमिलीज़ थी जो लीड करती थी बिज़नेस को, इंडस्ट्रीज बिज़नेस को, द टोटली 22 फैमिलीज़ यानी 22 ऐसे ख़ानदान थे डिफरेंट जो अरूज पे, जैसे कोहिनूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, एमटीएम ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल. On December 22nd and 1971, passports of the 22 families were rated industrial license of more than 100 billion worth issued to 19 companies were declared illegal. अब जब ये सूरत हाल बनी तो भुट्टो साहब ने बाकायदा तौर पे नेशनलाइजेशन का जो अनाउंसमेंट दिया अपनी कैबिनेट में, जब उस पर अमल किया गया तो ये पूरा रिसोर्स जो था उन्होंने डिक्लेयर किया कि इलीगल कौन सी, इलीगल गैर कानूनी, जब भी कोई फैक्ट्री लगाई जाती ना या उसको इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया जाता है उसके लिए बाकायदा एक पूरा SOP देना पड़ता है. SOP उसके काम करने का, जगह का, उनके लेबर का, उनके राइट्स का, उनके रिसोर्सेज का. तो उस हिसाब से जब इसको देखा गया, इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो देखे गए उन्हें कैंसिल किया गया और वो इलीगल उनके पर चार्ज आया. Zulfikar Ali Bhutto considered industrial development and stability essential for the development of the people of Pakistan. ये उनका डिक्लेयर आया. His main goal कहते हैं मकसद को, destination was the betterment of the people. He disagreed with the policies of the capitalists. वो डिसएग्री थे, मतलब उन्होंने इनकार किया, उन्होंने नहीं अप्रूव किया जो मतलब कि उन पॉलिसीज़ को जो इसके अगेंस्ट थी, जो इसके ख़िलाफ़ थी, अगेंस्ट थी. भुट्टो साहब ने स्ट्रिक्टली उसको रिफ्यूज़ किया. द वेल्थी एंड द इंडस्ट्रियल टू सेव द पीपल फ्रॉम द इनजस्टिस. इनजस्टिस कहते हैं गैर मसावी, जस्टिस कहते हैं इंसाफ को, जिनमें इंसाफ नहीं हो रहा था, लोगों को इंसाफ की फरहमी नहीं मिल रही थी. मिस्टर भुट्टो उन्होंने इशू किया एन ऑर्डिनेंस, एक लॉ, एक ऑर्डिनेंस ऑन प्लीज अंडरलाइन on 2nd January 1972 which under 10 heavy industry, under 10 इस एक्ट के, इस ऑर्डिनेंस के थ्रू भुट्टो साहब ने एटलीस्ट 10 जो हैवी इंडस्ट्रीज थी हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में उस वक्त, उनके लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया गया और नेशनलाइज्ड, जिन्हें फौरी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनलाइज्ड किया, अपनी तहवील में ले लिया. Okay, industry is taken over by the government as under automobile industry. Please highlight this question is also part of short question. Automobile industry, chemical industry, consumer goods industry, steel industry जिसका मैंने भी आपको बताया, heavy equipment industry, petrochemical industry, cement industry, social welfare service industry, tractor industry, heavy electrical equipment industry. Please underline these all industrial parts and name. Okay, this is also the most important part for the short question too. And just to watch this resource, ये रिसोर्स आपको इसलिए कि आप ये देखें कि किस किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है. जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जहाँ पे कार, मोटरसाइकिल वगैरह बनती है. केमिकल इंडस्ट्रीज विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन केमिकल्स, ओनली केमिकल्स यहाँ पे बनते हैं, केमिकल्स मैन्युफैक्चरेट होते हैं, तैयार होते हैं, बाय प्रोडक्ट तैयार होता है. सीमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत पावरफुल है. एंड आयरन इंडस्ट्री, ठीक है, फौलाद जहाँ तैयार होता है, लोहा तैयार होता है. अंडर द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स डायरेक्टर्स को वहाँ पे तैनात किया गया. हर इंडस्ट्री के अपने डायरेक्टर्स होते हैं. जैसे हमारा स्कूल है, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं. ओके, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लीड डिफरेंट डिसीजंस, different topic decisions, different accept for the betterment of school, for teachers, for parents, for different topics. Directors of 20 industrial units, okay, underline directors of 20 industrial units were immediately terminated. कि ज़ाहिर एक हैवी एजेंडा होगा उनका, उन्होंने डिफरेंट बोर्ड डायरेक्टर्स रखे होंगे, उन्हें फौरी तौर पे नेशनलाइजेशन के इस ऑर्डिनेंस के बाद टर्मिनेट कर दिया गया, फारिग कर दिया. एंड देयर मैनेजिंग एजेंसीज वर क्लोज्ड, टोटली क्लोज्ड. सेपरेट मैनेजिंग डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड, अलग से डायरेक्टर्स को ऑन द बेस ऑफ मेरिट हायर किया गया. अपॉइंटेड फॉर ईच इंडस्ट्रियल यूनिट. प्लीज अंडरलाइन, फॉर ईच इंडस्ट्रियल यूनिट, हर यूनिट के लिए, इंडस्ट्रियल मतलब कहते हैं सनदी, हर यूनिट के लिए एक अलग से उन्होंने डिफरेंट तरीके से डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया. इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री
11 more industrial units were nationalized. इसके बाद यानी कि जब आपने ये पढ़ा, यहाँ तक आपने पढ़ा भी, अंडरलाइन आपने किया कि इन 10 फैक्ट्रीज को पहले नेशनलाइज किया। इसके बाद 11 और इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर नेशनलाइज्ड ऑन, प्लीज अंडरलाइन द टाइमलाइन फैक्ट, 16 जनवरी 1972, 16 जनवरी 1972। The above mentioned actions of भुट्टो, ये जो भुट्टो ने इमीडिएट एक्शंस लिए, इनके ऊपर अमल किया और करवाया, gave strength to economic stability and encouraged industrial development। ज़ाहिर है कि इंडस्ट्री किसी भी कंट्री का एक बैकबोन होता है, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, बोथ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। सनत के बगैर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। इवन पाकिस्तान में आप लोग देखें, हमारे इंडस्ट्रियल जो रिफॉर्म्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल काम होते हैं, इस वक्त खास करके जो हालात जा रहे हैं उसमें इंडस्ट्री बहुत लॉस में जा रहा है। सेम सिचुएशन अगर उस वक्त इंडस्ट्रियल के लिए मतलब कि देखा जाए कि इतने स्ट्रॉन्ग भुट्टो साहब ने अगर स्टेप्स उठाए तो उसकी डिफरेंट रीजंस थी कि मैंने आपको पहले ही बताया रीड करते हुए कि वो पुअर कम्युनिटी को सपोर्ट करते थे, और पुअर कम्युनिटी जो थी वो इन मिल्स में, इन इंडस्ट्रीज में काम करती थी। आपको आगे पढ़ने को मिलेगा था कि लेबर राइट्स उन्होंने क्या अपनाया, लेबर एक्ट क्या था, लेबर यूनियन बनाई गई, उनको क्यों इतना ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, जिससे जो मजदूर हैं वो अपने आप को महफूज समझने लगा कि आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन, आई एम इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी नेशन में उसने खुद स्लोगन को लगाना शुरू किया। ओके, और इससे जो हमारी पाकिस्तान की मईशत थी, हमारे जो माशी हालात थे, उसको स्टेबिलिटी मिली, एक ठहराव मिला, उसको आगे आने का इस्टेब्लिशमेंट के साथ मौका मिला कि वो आगे अपनी बुनियाद को कैसे प्रोसीड करें, एंड इनकरेज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और सनती जो पैदावार है उसके लिए एक हौसला मिला। ज़ाहिर है ये एक अच्छा, अगर देखें अगर इस वक्त अगर इन चीज़ों के ऊपर फौरी तौर पर बोल्ड स्टेप लिए गए और इन्हें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिला, तो उसकी रीज़न ये थी कि उस इंटरेस्ट के बाद जो नए लोग जो इंडस्ट्री लगाना चाहते थे उन्हें प्रॉपर एक पॉलिसी मिली। दिस इज़ द वन ऑफ द वायलेट पॉलिसी विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय भुट्टो's गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी दे आर इन द सेफ हैंड, कि वो एक सेफ हैंड में है। नाउ दे वांटेड टू स्टार्ट देयर बिजनेस। जैसे इस वक्त देखें कि इमरान खान साहब ने जब ये लॉकडाउन का सिचुएशन बहुत टाइट था, बहुत टफ था, तो उसके जैसे उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिया गया, तो उन्होंने जो प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क थे, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क थे, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे, उन लोगों को आगे आने का मौका, जो कोई भी XYZ whatever any person want to start their construction business, they come in Pakistan and start their business। वो बिज़नेस करें, उनसे नहीं पूछा जाएगा कि उनके जो भी माहाना जो अखराजात हैं वो क्या हैं। आप लोग अगर इन चीज़ों को देखें तो फ़ौरन उन चीज़ों को क्लिक किया करें कि पास्ट में और प्रेजेंट में वो चीज़ें कहाँ में मिलती हैं और क्या पावर पॉइंट्स उसके जो सेम मिल जाते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी, अब जैसे ही इनको इंडस्ट्रीज़ का एडवांटेज अच्छा लगा, मिला, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिला, दे गेट अ फ्रूटफुल रिजल्ट थ्रू इंडस्ट्रीज नेशनलाइजेशन। देन द सेकंड प्रोग्राम, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। द बिग कैपिटल फैमिलीज हैड देयर ओन बैंक्स। अब उस वक्त जब हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाद, मैं बार बार बता रहा हूँ, अलग होकर यहाँ पर आए और पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी चलनी शुरू हुई, तो जिस तरह ये इंडस्ट्रीज 22 के करीब लैंडलॉर्ड टाइप से लोगों ने बनाई हुई थी, या डिफरेंट लोगों का ये बिजनेस था इसके अंदर इंडस्ट्रीज का। ओके, तो इसी तरह इनके अपने बैंक्स थे, पर्सनल बैंक्स इन लोगों ने बनाए हुए थे, ज़ाती ये बैंक के मालिक थे, ठीक है, ओन करते थे उसको, और इन्होंने उन्हीं बैंक्स के थ्रू अपनी अपनी जो बिजनेस है उनको इंश्योरेंस किया हुआ था, इंश्योर किया हुआ था। ओके, द बिग कैपिटलिस्ट फैमिलीज हैड देयर ओन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज which were encouraging the capitalist system. Please highlight this line. The government was not gaining any considerable profit. Profit कहते हैं नफ़े को, नफ़ा को, फ़ायदा को, मुनाफे को, from these units. गवर्नमेंट को तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, इस सेक्टर से, ये बैंक्स के, ये इंश्योरेंस कंपनीज के। फॉर द इकनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, मुल्क की उस वक्त भी मुल्क की जो मईशत है, मईशी जो कंडीशन है, टर्म्स को देखते हुए, ऑल इंश्योरेंस कंपनीज वर नेशनलाइज। तमाम जैसे स्टेट लाइफ आप लोग देखें, ठीक है, इन सब को नेशनलाइज्ड किया गया, यानी इन्हें भी गवर्नमेंट ने टेक ऑफ किया, इनको अपनी तहवील में लिया, एंड मर्ज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन। प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन, स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन। बीमा पॉलिसी लोग अक्सर करवाते हैं अपनी इसके थ्रू।
on, underline the timeline fact, on 19 March 1972. All the scheduled banks were also taken over by the government of Pakistan on first, please underline the timeline fact, this line, on January 1974. Nationalization of banks and insurance companies proved, इन दोनों ने, कंपनीज ने, बैंक्स ने और नेशनल इंश्योरेंस जो टारगेट्स थे, इन्होंने प्रूव किया, साबित करके रखा, मैंने अभी बताया कि वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट इन इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। प्रॉस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को। देखिए, अगर एक बैंक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना, तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो फ़ौरन उस तरफ जाओ, उनके लिए अच्छी। अब इवन अब पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, गवर्नमेंट के कंडीशन में बैंक हैं, बाहर के ममालिक ने हमारे यहाँ जो अपने बैंक्स बनाए हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर हम लोग उस वक्त के टाइम को देख के बैंक्स को नेशनलाइज किया, उनको एक सेफ होम दिया गया, उस सेफ होम से लोगों में इंटरेस्ट बढ़ा, लोगों ने अपने अपने बैंक अकाउंट जो थे उन पर एतमाद करते हुए, फुल ट्रस्ट करते हुए अपने अकाउंट्स को ओपन करवाया, जिससे मुल्क में जहाँ दूसरी जगह की मैशत बेहतर हुई, वहाँ इस स्ट्रेटजी ने भी बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट दिए। द प्रॉफिट गेन वाज स्पेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, और एक इसका एलिमेंट ये बनाया गया कि जो प्रॉफिट, जो नफ़ा इससे इकट्ठा होगा, मुनाफा होगा, उसको आवाम ही की इस्लाह के लिए, आवाम ही की बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए यूज़ किया जाए। ओके, दैट इज़ द एंड ऑफ दिस today's topic. Okay, today I tell you about Zulfikar Ali Bhutto. Okay, about a very short reform, about a very short in paragraph about his personality, about his belonging, about his role in different jobs in Pakistan, different services regarding his own services for the Pakistan, about his education, why he was very strong, popular regarding criticism in India, and he is supporter for the poor community, about his party, but about the conflict with the military of Pakistan, and about his trial, and at the end executed, यानी कि उनको जो जेल में भेज दिया गया, उनको फांसी दी गई, कैपिटल पनिशमेंट उनको अनाउंस किया गया था। यह हम जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे आपको डिटेल में इसका पता चलेगा। ठीक है, अब आपने साथ ही अपनी नोटबुक ले लेनी है, जैसे हम लोग क्लास में काम करते हैं। 10A 10B दोनों बच्चों ने, दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स ने एक सेम काम करना। ऑन ऑल द स्टूडेंट जस्ट डू देयर वर्क ऑन द सेम पेज यानी एक नुक्ते पे, और किसी भी बच्चे ने अपने काम को मिस नहीं करना है। जैसे आपको काम दिया जा रहा है, आपकी असाइनमेंट आपको डिलीवर हो रही है, आपने वैसे ही एज इट उसको करना है, एज इट इज। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग अब काम करेंगे, रूटीन में काम करेंगे, स्कूल चाहे विदिन 15 डेज बाद ओपन हो, आफ्टर 1 मंथ हो, जैसे ही आप आएंगे आपका जितना काम हुआ होगा, और साथ साथ हम उसको आपको टाइमलाइन का टाइम फिट देंगे, आपको टाइम लिमिट देंगे। आपने अपनी नोटबुक जो है वो जो भी टाइम हम आपको देंगे, स्कूल अपने गेट कीपर को ड्रॉप कर देनी है। आपकी नोटबुक चेक करके आपकी क्लास टीचर, जैसे 10B की सब्जेक्ट टीचर है, वो चेक कर लेंगी। 10A मेरे पास है, तो मैं उनको चेक करके एज इट इज सेम गेट कीपर को दे दूँगा, सिक्योरिटी गार्ड को। आप पे पेरेंट हैं या आपने खुद लेनी है, वहाँ से लेना। बट कीपिंग श्योर प्लीज़ आप लोगों ने अपने नोट्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। रिटन एक्सप्रेशंस आप लोगों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पेपर में रिटन एक्सप्रेशन होता है। जो आपके नोट्स होंगे, जो पावर पॉइंट्स होंगे, वो जो मेरी तरफ से आपको मिलने वाला मटीरियल है, विच इज़ माई ड्यूटी टू प्रोवाइड ऑल ऑफ यू, आई जस्ट सेंड दैम इन योर ग्रुप। ओके, अदरवाइज़ अगर किसी को कंपोज फॉर्म में चाहिए होगा तो वो मुझे टेक्स्ट कर दें इन ग्रुप, और मैं उसको वो जो कंपोज मटीरियल होगा वो प्रोवाइड कर दूँगा। नोटबुक का मैं आपको टारगेट समझाता हूँ आपने कैसे करना है। आपने अपना नोटबुक लेना है, आपने नोटबुक अपना स्कूल वाला ही लेना है, स्कूल का नोटबुक, ये देखें, ठीक है, इन लार्ज साइज। उसके बाद आपने जस्ट राइट योर नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। ओके, लीव वन पेज। ओके, फोल्डर बनाना है आपने, ठीक है, कुछ ना लिखिएगा बेशक, मैं खुद ही इस पे जो मेरी क्लास के बच्चे हैं वो नोटबुक ड्रॉप करेंगे अपने काम के सब्जेक्ट पे, तो मैं यहाँ पे उनका खुद पर्सनली लिख दूँगा फर्स्ट टाइम। ओके, लीव दिस पेज फॉर द सिलेबस, यहाँ आपने अपने सिलेबस आपका पेस्ट करना है आपने। पाक स्टडीज़ का, ओनली पाक स्टडीज सिलेबस, फुल फ्लेज सिलेबस नहीं लगाना। देन वंस अगेन मेक द फोल्डर एंड मेक श्योर टू राइट द heading here, chapter number 1, history of Pakistan 2. Okay, make sure to make first one a folder, okay, and write chapter number 1,
टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट। ओके, और जैसे ही मैं आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर से आपको 1 बाय 1 शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, आपने क्वेश्चंस करने और उनको 1 बाय 1 आगे आपने करें। जैसे ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म होंगे, then you write your detailed question in detail, and please make sure to use only blue marker for question heading, and blue ink pen. I'm just talking about ink pen, not gel pen, not pointer, ink pen for written expression. And make sure, most important thing, whenever you write your question in short or in detail, underline the important fact and file फिगर्स इसमें आ जाती हैं, जो प्लेसेस हैं, मार्क लाइन जैसे हमने पढ़ा है, उन्हें आपने मार्कर से, विद द हेल्प ऑफ योर मार्कर, अंडरलाइन दैम एंड आल्सो बी प्रोमिनेंट दैम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट फॉर योर एग्जाम स्ट्रेटेजी, अकॉर्डिंग टू एग्जाम स्ट्रेटेजी। सो दैट्स वाई जिस बच्चे ने जब अपनी कॉपी को खास करके कंप्लीट करना है, वो ऐसे ही उसको कॉपी पे काम करे जैसे ही उसका एग्जाम है, आपका पेपर। रिटन पेपर नीड्स योर मोर देन मोर पावर स्ट्रेंथ। आपके पेपर में आपका पावर स्ट्रेंथ होता है कि आप कितना लिखते हैं, कितना एग्जाम में आपके पेपर का लेंथ होता है। और अगर लेंथ क्वेश्चन आपका स्ट्रांग है ना, याद रखिए, आपको कभी भी इशू नहीं होगा। ये मैंने बार बार आप लोगों ने वो क्लास में बताया, आपके टेस्ट जो लिए में यही चीज़ एक्सप्लेन की है, जस्ट टू राइट योर डिटेल क्वेश्चन इन डिटेल एंड अंडरलाइन द पावर पॉइंट्स, अंडरलाइन द पावर फैक्ट एंड फाइल, अंडरलाइन द पर्सनैलिटी नेम, एरिया, कंट्री नेम, वट एवर सो जो आता है, just to prominent with the help of blue marker. Okay, that is the end of this lesson. Okay, आपने पढ़ना है घर में, और खुदा हाफिज़, स्टे एट योर होम, और अपने पेरेंट्स को बिल्कुल तंग मत करें। सब बच्चे अपने घर में प्रॉपरली पढ़ें। आप तो माशाल्लाह बड़े हैं, मेच्योर हैं, आप लोग अब जैसे मेच्योर एज में हैं, तो अपने पेरेंट्स को बजाय तंग करने के लिए आप उनके लिए कोऑपरेटिव बने, उन्हें तंग मत करें, और अपने आप को एक अच्छा सिटीजन होने के साथ साथ एक अच्छा स्टूडेंट